नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और ये जो सीरीज है आपकी वो आपके लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी सिद्ध होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल्स है वो आपके कलेक्ट किए जाते हैं जो भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं और लीडिंग गवर्नमेंट की वेबसाइट से। तो आप लोग इस सीरीज को कंसिस्टेंट देखें, लगातार देखें और उसका महत्तम लाभ अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 5000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टाग्राम के पेज में अवेलेबल कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है उसे जरूर फॉलो कर लें, ज्वाइन कर लें, ताकि आप इस पीडीएफ की पिक्स को पा सकें, अवेल कर सकें। और आइए आगे की ओर चलेंगे, हम देखेंगे कि आज कौन से टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। तो एक जो आपका नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक जो सब्सटेंसेस अमेंडमेंट बिल है उसके बारे में देखेंगे हम, जीएस पेपर 2 है। दूसरा इंडिया रशिया का एनुअल समिट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर देखेंगे। इसके बाद नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम है, वेलफेयर स्कीम्स के अंतर्गत आएगा, ये भी जीएस पेपर 2 है। उसके बाद नाशास न्यू कम्युनिकेशन सिस्टम एलसीआरडी है, तो इसके बारे में कंटेक्चुअल जानकारी की हमको जरूरत है। साइंस एंड टेक में पेपर 3 के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले हम आज का दिन देखने जा रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट डे है, क्यों मेमोराइज किया जाता है 9 दिसंबर। तो ये इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे है और इसकी जो थीम है वो इस साल की योर राइट योर रोल से नो टू करप्शन, ये है आपका। यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक देखने जा रहे हैं हम नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस अमेंडमेंट बिल को। तो यहाँ पर जो आपका कंटेक्स्ट है कि अभी हाल ही में ये बिल जो है आपका लोकसभा में पेश किया गया है, ये तो कंटेक्स्ट हो गया। अब की पॉइंट्स देखेंगे हम लोग। अब इसमें की पॉइंट से बताया जा रहा है कि ये जो विधेयक है वो इसी ईयर 30th सितंबर को प्रख्यापित एक जो अध्यादेश था उसको वो सब्स्टिट्यूट करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब अध्यादेश की बात आई ऑर्डिनेंस की, तो राष्ट्रपति जी जो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं वो आर्टिकल 123 है और जो राज्यपाल करते हैं वो 213 है। जब संसद या राज्य की जो विधायिका है वो जब उसको बोलते हैं विश्रांति काल, मतलब जब संसद या राज्य की विधायिका अपने कार्यकाल के दौरान ना हो, है ना, मतलब तब वो कार्यरत ना हो और कोई विधि बहुत आवश्यक हो, तो उस समय ये जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट या गवर्नर को दी गई है, जिसे ऑर्डिनेंस बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका नॉर्मल सी चीज हो गई। अब ये जो एक्ट है आपकी वो रेगुलेट करता है किसको, कुछ निश्चित जो कार्य है, फंक्शंस है, जिसके द्वारा किसको नियंत्रित किया जाता है, किसको नियंत्रित किया जाता है, सच एज मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट एंड कंजम्पशन, ये कीवर्ड है। किससे रिलेशन, किसके रिलेशन में, किससे रिलेटेड है ये, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। सीधी बात कि जो नार्कोटिक ड्रग्स है, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, उनके मैन्युफैक्चरिंग को, ट्रांसपोर्ट को, कंजम्पशन को ये आपका रेगुलेट करता है। इस एक्ट के अंतर्गत जो फाइनेंसिंग की सुविधा है, ठीक है, जो इस अधिनियम के अंतर्गत जो फाइनेंसिंग की सुविधा है, सर्टेन इलिसिट एक्टिविटीज सच एज कल्टिवेटिंग कैनबिस, मैन्युफैक्चरिंग नार्कोटिक ड्रग्स और हार्बरिंग पर्सन्स इंगेज्ड इन देम इज एन ऑफेंस। सीधी बात है कि जैसे भांग की खेती है, मादक दवाओं के निर्माण, इनसे संदर्भित जो भी आयाम है उनको फाइनेंस करना, वित्त पोषित करना या उनमें लगे व्यक्तियों को शरण देना, उसको एक तरीके से यहां पर अपराध माना गया है ना, उनको ही अवैध गतिविधियों का संदर्भ यहां पर दिया गया। इसके बाद यहां पर अगर इस अपराध में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको कम से कम जो है 10 साल का, एटलीस्ट बात है 10 साल का जो है वो कठोर कारावास है, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है 20 ईयर्स तक, और फाइन भी दिया जा सकता है। इसमें फाइन भी जो है आरोपित किया जा सकता है उस व्यक्ति के ऊपर, एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 लाख, अधिकतम जो है
वो सीमा नहीं, कम से कम 1 लाख की है। 2014 में इस एक्ट को अमेंडमेंट किया गया था और एक क्लॉज जो है वो इसमें जोड़ा गया था। कैसा? द क्लॉज नंबर ऑफ द डेफिनेशन फॉर सच इलिसिट एक्टिविटीज वॉज चेंज। यहां पर जो है इलिसिट एक्टिविटीज से रिलेटेड जो आपका क्लॉज था उसको यहां पर चेंज किया गया था। हाउएवर द सेक्शन ऑन पेनाल्टी फॉर फाइनेंसिंग these illicit activities was not amended and continued to refer to the earlier clause number of the definition। जो ऑर्डिनेंस है वो अमेंड करता है इस क्लॉज को, amends the section on penalty, पेनाल्टी वाले सेक्शन को, to change the reference to the new clause number। तो सीधी बात है, यहां पर सिर्फ इतना समझना आपको कि ये जो अध्यादेश है वो नए खंड जो है उसके संदर्भ को बदलने के लिए जो दंड संबंधी धाराएं हैं उसमें संशोधन करता है। अब इसके बाद यहां पर हम देखेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, देख जाइएगा आप लोग इसको। अब यहां पर प्रोविजन क्या है? तो जो एनडीपीएस एक्ट है 1985 का, उसका जो प्रिंसिपल लेजिस्लेशन है थ्रू विच द स्टेट रेगुलेट्स एंड ऑपरेशंस ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। तो उसी के द्वारा जो मादक दवाएं होती हैं उसके संदर्भ में जो आपके वैसे पदार्थ होते हैं उनके संचालन को जो है रेगुलेट किया जाता है, विनियमित किया जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे सेक्शन 27A के बारे में बताया जा रहा है। अब ये जो है आपका प्रोवाइड करता है स्ट्रिंजेंट फ्रेमवर्क, मतलब कठोर एक प्रावधान फॉर पनिशिंग ऑफेंस रिलेटेड इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस थ्रू इम्प्रिजनमेंट एंड फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक बात है, वही यहां पर पेनलाइज करने की बात है। उसके बाद सेक्शन 27A की बात कर रहा है, यहां पर आर्टिकल में किया जा रहा है एनडीपीएस एक्ट जो 1985 का है, जो प्रेस्क्राइब करता है पनिशमेंट को फॉर फाइनेंसिंग इलिसिट ट्रैफिक एंड हार्बरिंग ऑफेंड। जो आपके ऑफेंडर्स होते हैं, ये आपका कीवर्ड है कि जो भी अवैध ट्रैफिक करते हैं उनके लिए वित्त पोषण और अपराधी को शरण देने के लिए दंड का प्रावधान करती है, जो धारा आपकी 27A है। अब ये जो अमेंडमेंट की आवश्यकता क्यों बनी? तो जो ड्राफ्टिंग एरर था उसको हाईलाइट किया गया यहां पर। व्हेन एन एक्यूज मूव द स्पेशल कोर्ट इन त्रिपुरा, जब एक जो एक्यूज है आपका त्रिपुरा कोर्ट में जाता है, स्पेशल कोर्ट में, कंटेंडिंग दैट ही कुड नॉट बी चार्ज फॉर द ऑफेंस एज सेक्शन 27A, इसीलिए ये न्यूज में है 27A, तो उसको रेफर किया गया। उसने बोला कि भैया ये तर्क दिया कि भैया ये तो इसका तो कोई आयाम है नहीं, आधार है नहीं। तब एक जो आरोपी है उसके संदर्भ में जब केस जाता है तो उस पर अपराध का आरोप नहीं लगाया जा सकता, उसने ये तर्क दिया था। ठीक है, क्योंकि जो धारा सेक्शन जो 27A है उसको जो है ब्लैंक लिस्ट के रूप में संदर्भित किया गया। उसके बाद ही जो है त्रिपुरा हाईकोर्ट ने बाद में केंद्र से इस कानून में संशोधन करने को कहा। ये जो है आपका ये कंटेक्स्ट एक तरीके का है ना, इसके कारण हाईलाइट हुआ था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे हम लोग यहाँ पर, और इंडिया रशिया एनुअल समिट की बात कर रहे हैं, और हमारा जो है वो प्राकृतिक मित्र के रूप में भी देखा जाता है यूएसएसआर को, रशिया को, भारत के। ठीक है ना। अब ये पूरे वर्ल्ड में दो आइडियोलॉजी के जो हैं आपके प्रणेता हैं। यूएस जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, और यूएसएसआर जो था आपका वो सोशलिस्ट इकोनॉमी का। ठीक है, तो संदर्भ ये है कि प्रेसिडेंट जो है रशियन फेडरेशन के पुतिन जी पेड अ वर्किंग विजिट टू न्यू दिल्ली ऑन 6th of December 2021 for the 21st इंडिया रशिया एनुअल समिट, जो हमारे किसके साथ होगी? जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। ये जो है आपका संदर्भ है। अब की पॉइंट्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो जो प्रेसिडेंट पुतिन है उन्होंने यहाँ पर बताया है, उनके साथ जो है जब वो भारत आएंगे यात्रा में तो उनके साथ उच्च स्तरीय उनका प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ठीक है, तो ये जो हमारे यहाँ भारत का रशिया का जो आपका द्विपक्षीय वार्ता है वो बहुत ही ज्यादा मैत्रीपूर्ण है और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। नॉर्मल सी चीजें, ये इंपॉर्टेंट नहीं। अब दोनों नेताओं ने यहाँ पर जो है जो भी चुनौतियां उत्पन्न हुई है आपकी, किसके कारण? जो आपकी पैंडेमिक है, कोविड के कारण। ठीक है, तो उसके संदर्भ में दोनों ने हर आयाम में विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त जो भी स्ट्रैटेजी का आपकी पार्टनरशिप है उसमें निरंतरता बनाए रखने पर जो है निरंतर प्रगति पर दोनों ने संतोष व्यक्त किया है। नॉर्मल सी चीज है। उसके बाद दोनों ने वेलकम किया किसको? जो आपकी नई दिल्ली में विदेश मंत्री प्लस रक्षा मंत्रियों की, जिसको हम 2+2 वार्ता बोलते हैं, उसकी पहली बैठक, और जो सैन्य और जो आपका सैन्य तकनीकी, ये आपका कीवर्ड है, यहां पर सहयोग सहकारिता बनाए रखने पर अंतर सरकारी आयोग की बैठक का दोनों ने स्वागत किया है। ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है भारत रूस शांति प्रगति और समृद्धि के लिए जो साझेदारी शीर्षक वाला जो वक्तव्य है, संयुक्त वक्तव्य है, उसमें जो है आपका अगर आप देखेंगे
उसमें अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी जो बाइलेटरल रिलेशंस है उनकी संभावनाओं को उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। इस यात्रा के साथ साथ किस किस फील्ड में हमारा कॉपरेशन है, तो मैक्सिमम जगह है रशिया के साथ, वैसे भी आप देखेंगे तो वे यहाँ पर जो हाईलाइट किया गया है वो आपका ट्रेड है, ठीक है ना। ट्रेड के अलावा अगर आप देखेंगे तो ऊर्जा, एनर्जी है, साइंस एंड टेक है, और जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, आईपीआर है, बाहरी जो इग्जो जो अंतरिक्ष से संदर्भित आपके विषय है, भूगर्भी खोज है, सांस्कृतिक कल्चरल जो आपका आदान प्रदान है, शिक्षा, एजुकेशन, इस तरीके के जो अन्य बहुत सारे क्षेत्र हैं उसमें दोनों सरकारों के बीच कई सारे समझौते भी हुए हैं, है ना, साइन किए गए। और उसके साथ ही आपका समझौता ज्ञापनों के साथ साथ दोनों देशों के जो वाणिज्यिक मतलब कॉमर्स के एस्पेक्ट पे और अन्य संगठनों के बीच भी यहां पर समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। ये जो है हमारी बाइलेटरल जो भी आपका हमारे और रशिया के बीच में जो हमारे संबंध है, बाइलेटरल रिलेशन है, बाइलेटरल कॉपरेशन है, उसके मल्टी डायमेंशनल नेचर को यहाँ पर ये शो करता है, बहुआयामी प्रकृति को यहाँ पर प्रतिबिंबित करता है। नॉर्मल सा पॉइंट है ये आपका। और इसके बाद जो लीडर्स है, दोनों नेताओं ने अधिक से अधिक जो है इकोनॉमिक कॉपरेशन को यहाँ पर एम्फेसाइज किया है एंड इन दिस कंटेक्स्ट एम्फेसाइज्ड ऑन न्यू ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ फॉर लॉन्ग टर्म प्रिडिक्टेबल एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक कॉपरेशन। बिल्कुल वही चीज है कि जो दीर्घकालिक जो सतत विकास से संदर्भित आर्थिक विकास है उसमें क्या क्या जो है वहां पर संभावनाएं हैं और वहां पर किस तरीके से हम एक दूसरे को कॉपरेट कर सकते हैं, उसके लिए दोनों ने जो है ऐसे फैक्टर्स पर जोर दिया है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि उन्होंने परस्पर जो है निवेश की जो है सफलता की कहानी की सराहना की कि दोनों जगह जो है म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इस तरीके का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एंड लुक फॉरवर्ड टू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन ईच अदर कंट्रीज। और अभी भी जो है आने वाले समय पर वो ग्रेटर इन्वेस्टमेंट को जो है वहां पर क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसे और भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको भी संभावनाओं के तौर पर देख रहे हैं। द रोल ऑफ कनेक्टिविटी थ्रू द आईएनएसटीसी, ये पुराना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आईएनएसटीसी का जो आपका एक्सटेंशन है वो कहां से कहां तक है, जिसको हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी बोलते हैं। एंड द प्रपोज जो चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है उसको भी फिगर्ड किया है यहाँ पर डिस्कशन में। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया हम लोगों के लिए, तो ये प्रीलिम्स के लिए हम लोग एक बार रिवाइज कर जाएंगे दोनों चीजों को। इसके बाद दोनों लीडर्स ने यह भी देखा कि जो आपका रीजनल लेवल पे जो कॉपरेशन है, मतलब ग्रेटर इंटर रीजनल कॉपरेशन दोनों कंट्रीज के बीच में, इन पर्टिकुलर विद द रशियन फार ईस्ट विद द स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो अंतर क्षेत्रीय सहयोग की उम्मीद यहां पर जताई है दोनों ने, जो जिसको मतलब रूसी सुदूर पूर्व के साथ साथ पहले से भी और अधिक यहां पर कॉपरेशन की उम्मीद जताई है। उन्होंने अप्रिशिएट किया है दोनों देशों ने ऑनगोइंग जो भी बाइलेटरल कॉपरेशन है इन द फाइट अगेंस्ट द कोविड पैंडेमिक इंक्लूडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एक्सटेंडेड बाय बोथ कंट्रीज टू ईच अदर इन क्रिटिकल टाइम्स ऑफ नीड। तो जब भी आवश्यकता का समय हो, आपातकाल का समय हो, संकट काल का समय है, तो दोनों देशों को एक दूसरे के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मानवीय सहायता के आयाम पर दोनों को जो है एक दूसरे की हेल्प करना भी इसमें सम्मिलित है। ऊपर से दोनों देशों के जो हमारे नेता है उन्होंने डिस्कस किया रीजनल और ग्लोबल डेवलपमेंट्स पे, रीजनल और ग्लोबल डेवलपमेंट पे, इंक्लूडिंग द पोस्ट पैंडेमिक ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी। तो सीधी बात है, पूरे वर्ल्ड में एक इकोनॉमिक क्रंच आया तो अब उसको रिकवर कैसे करेंगे हम लोग, है ना। एंड द सिचुएशन इन अफगानिस्तान, ये तो आपका हार्ट ऑफ एशिया वाला मैटर हो गया। बताइए हार्ट ऑफ एशिया में कौन कौन सम्मिलित है आपका, और ये जो है कब से स्थापित किया गया था, कमेंट बॉक्स में बताया जरूर करिए आप लोग, वही मोटिवेशन है हमारे लिए और हमारी पूरी टीम के लिए। दे एग्रीड दैट बोथ कंट्रीज शेयर कॉमन पर्सपेक्टिव एंड कंसर्न ऑन अफगानिस्तान। बिल्कुल ठीक बात है, अगर ये रीजन आपका अशांत है तो उसका जो आपका डोमिनो इफेक्ट होगा वो हर आयाम में, चाहे सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, ठीक है, सारे संदर्भों में देखा जाएगा। इसलिए ये जो है हार्ट ऑफ एशिया क्षेत्र बोला जाता है और यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरा विश्व जो है वो देखता है। और यहाँ पर अप्रिशिएट किया जा रहा है बाइलेटरल रोड मैप जो आपका यहाँ बनाया गया है, चार्टेड आउट एट द एनएसए लेवल फॉर कंसल्टेशन एंड कॉपरेशन ऑन अफगानिस्तान। ठीक है, तो वहां पर अफगानिस्तान पर परामर्श सहयोग के लिए जो है एनएसए के स्तर पर जो भी रोड मैप तैयार किया गया है उसको दोनों देशों ने वहां पर सराहना दी है। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार है, यहाँ पर ब्यूरो ऑफ जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसने किसकी गाइडेंस में, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, रिकॉग्नाइज किया है और इनकरेज किया है ऐसे लोगों को, ऐसे जो आपके इंडस्ट्रीज है उनको, इनकरेज इंडेवर्स ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स इंस्टीट्यूशंस एंड एस्टैब्लिशमेंट
इन रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन। सीधी बात है कि वहां पर ऊर्जा संरक्षण को प्रमोट करने के लिए उन्होंने ऐसे लोगों को पुरस्कार दिया बाय फेलिसिटी, जो आपका लिखा गया है फेलिसिटेटिंग देम नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। तो उसी से संदर्भित उन्होंने ऊर्जा संरक्षण का उनको पुरस्कार दिया है। किस ओकेजन में? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है 14 दिसंबर एवरी ईयर, उस संदर्भ में, है ना, उन्होंने पुरस्कार दिया। अब ये आपका एक कंटेक्स्ट हो गया। अब यहां पर की पॉइंट देखेंगे तो इस साल की बात कर रहे हैं, जो न्यू अवार्ड यहां पर दिया जाना है NEEIA उसको बोला जा रहा है, नेशनल एनर्जी इफिशियंसी इनोवेशन अवार्ड इज ऑल्सो इंस्टीट्यूशनलाइज। तो इसको भी संस्थागत किया गया है। अब इस साल जो है आजादी का अमृत महोत्सव भी जो है मनाया जा रहा है, उसके तहत NECA और जो NEEIA पुरस्कार समारोह है वो आपका यहां पर आयोजित किए जा रहे हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे 14 दिसंबर 2021 की बात करें अगर हम, तो इसको राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। और इसके अवसर पर जो भी व्यक्ति जो नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी या नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन के संदर्भ में काम करता है, उसके संदर्भ में उनको जो है वहां पर अवार्ड दिया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। उसके बाद जो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड है आपका, वो दिया जाता है किस संदर्भ में? तो एनर्जी इंटेंसिव यूनिट्स ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फॉर देयर एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स। ये आपका कीवर्ड है, एक्सेप्शनल, मतलब जो अपवाद स्वरूप वहां पर जो है बहुत अच्छा काम करते हैं ऊर्जा संरक्षण के संदर्भ में, उनको ही यहां पर दिया जाता है अवार्ड इन रिड्यूसिंग द स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन। सीधी बात है, ऊर्जा संरक्षण की दिशा में काम करेंगे तभी उनको यहां पर अवार्ड दिया जाएगा। फॉर NECA ऑनलाइन एप्लीकेशंस वर कॉल्ड फ्रॉम इंडस्ट्री के सेक्टर से भी, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर से, बिल्डिंग के सेक्टर से, इंस्टीट्यूशन एंड अप्लायंस कैटेगरी विच वर फर्दर डिवाइडेड इन 30 सेक्टर्स। तो 30 सेक्टर से के लगभग यहाँ पर जो आपके क्षेत्र है जहां से एप्लीकेशंस वगैरह मंगाए गए थे, उसके बाद उनको शॉर्टलिस्ट करके वहां पर अवार्ड दिया जाएगा। इस वर्ष की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम NECA, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने भी यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया है, पहल की है ना, नेशनल एनर्जी इफिशियंसी जो आपका इनोवेशन अवार्ड है उसके संदर्भ में। तो इट इज टू रिकॉग्नाइज, ये किसको रिकॉग्नाइज करेगा? ये रिकॉग्नाइज करेगा इनोवेटिव एनर्जी इफिशियंसी टेक्नोलॉजीज को। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो इनोवेटिव हो और एनर्जी एफिशिएंसी के संदर्भ में कार्यरत हो, एंड इंस्टिल अ सेंस ऑफ कंपटीशन टू मोटिवेट इंडस्ट्री एंड सेक्टर टू डेवलप इनोवेटिव एनर्जी एफिशिएंसी एफर्ट्स इन देयर यूनिट्स। तो मान लीजिए इंडस्ट्री का क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रक है, तो वहां पर ऐसी नई तकनीकी का, है ना, जो इस्तेमाल किया जाए जिससे ऊर्जा संरक्षण को, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाया जा सके, वैसी जो आपके एफर्ट्स है उनको यहां पर सम्मानित किया जाना है। अब ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उनको इनवाइट किया गया, तो फिर उसको कैटेगराइज भी किया गया। कैटेगरी ए में आपका इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग को रखा गया। कैटेगरी बी की बात करें तो स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं। अब यहां पर जो एनर्जी एफिशिएंसी इनोवेशन अवार्ड है वो आज के समय की मांग है, ऐसा बोला जा रहा है। क्यों? ताकि लोगों को मोटिवेट किया जा सके, प्रमोट किया जा सके न्यूअर टेक्नोलॉजीज को, नई तकनीकों को, जिसके संदर्भ में हम ऊर्जा संरक्षण को मोबिलाइज कर सकते हैं। ऐसे आइडियाज को, है ना, ऐसे विचारों को जो है हम अडॉप्ट कर सकते हैं, उनके इनोवेशंस को, है ना, तो उनको जो है हम वहां पर मोटिवेट करेंगे, जिसके द्वारा हम ऐसी तकनीकों का यूज करके ऊर्जा दक्षता की ओर जो है कदम बढ़ाएं और सतत विकास को सुनिश्चित करें। इसके बाद ये जो अवार्ड है वो इनकरेज भी करेगा टू अप्लाई न्यू मेथड्स टू अचीव एनर्जी एफिशिएंसी एंड टू ले ग्रेटर एम्फेसिस ऑन R&D। तो R&D को भी ये फोकस करेगा, रिसर्च और स्कॉलर जो है आपके उनको भी मोटिवेट करेगा। इस तरीके की बातें कर रहे हैं, नॉर्मल सा पॉइंट है। इसके बाद इनोवेशन जो है उसके अंतर्गत ऐसा पोटेंशियल होना चाहिए जो आपका ला सके क्या, अबाउट सब्सटैंशियल चेंज की बात कर रहा है इन अ स्मॉलर स्पैन ऑफ टाइम एंड टू क्रिएट अ वे फॉर न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब देखिए यहां पर नए रोजगारों के सृजन की क्षमता को भी यहां पर जोड़ दिया इन्होंने, ठीक है ना। और जो भी नवाचार है, नवाचार हमेशा यही करता है कि कम अवधि में बहुत ज्यादा जो है वहां पर चेंजेस देखने को मिलते हैं, है ना, तो उसको यहां पर ये पॉइंट आउट कर रहे हैं। एज प्रमोशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी आर मेजर पिलर्स आर लो कार्बन एनर्जी ट्रांजिशन। अब यहीं से आप INDC को कनेक्ट करिए, यहीं से पेरिस क्लाइमेट डील को जो है आप कनेक्ट करिए, और यहां पर रिकॉग्निशन किया जाएगा, ऐसे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा जो लिया जाएगा बहुत सारे जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं। स्टिमुलेट फर्दर एक्शन इन एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन, ठीक है ना। तो
तो ट्रांजिशन को जो आपके एक्सेलरेट करे, ऐसी नई टेक्नोलॉजी की वहां से कैसे जो है ऊर्जा संरक्षण किया जाए जिसके द्वारा जो है आपका जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है उसको भी कंजर्व किया जा सके। तो ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा दोनों को बढ़ावा देना है, जो आपका कम से कम जो है वो कार्बन एमिशन वहां से हो, तो वो उसका बेसिस है, मेन बेसिस है, ये आपका की पॉइंट है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को भी वहां पर रिकॉग्नाइज करना है और उनको प्रमोट करना है। अब आउटकम्स जो है ऑफ विच इवेंचुअली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मीटिंग इंडियाज INDCs, जो इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस है एंड ब्रॉडर क्लाइमेट गोल्स, तो उसको भी प्राप्त करने में ये आपका अपना योगदान देगा। अब बताइएगा भारत के INDC जो है आपका, है ना, उसके अंतर्गत क्या क्या लक्ष्य, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जो आपकी पेंशन योजना है, ये रेपिटेशन है, पहले भी देख चुके हैं हम लोग इसको। और यहाँ पर संदर्भ ये है कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उसके अकॉर्डिंग अभी तक लगभग 46 लाख जो असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स है उनको रजिस्टर्ड किया गया है इस पेंशन स्कीम के अंतर्गत। अब यहाँ पर की पॉइंट्स बताया जा रहा है, तो ये डेट हमको याद नहीं करना है, अभी तक बताया जा रहा है कि टोटल जो है आपके यहाँ पर बताया जा रहा है कि टोटल जो है 45,77,295 जो श्रमिक हैं उनको इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड किया गया है। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 636,275 वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत यहाँ पर क्या किया गया है, पंजीकृत किया गया है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये की पॉइंट नहीं, ये डेटा है आपका, है ना। इसके बाद इस स्कीम के बारे में बताया जा रहा है, तो सीधी बात है ये जो स्कीम है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, पहली चीज ये कीवर्ड है। दूसरी बात, उनके वृद्धावस्था जो सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत आएगा, तो वृद्धावस्था की सुरक्षा और सोशल सिक्योरिटी दोनों से रिलेटेड, ये आपका क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। अब ये आपका वॉलेंट्री है ना, कि अपनी इच्छा पर है कि हम वहां कंट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं कि नहीं। और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, इसके अंतर्गत जो भी सब्सक्राइबर होंगे उनको कम से कम जो है एश्योर्ड पेंशन मिलेगी 3,000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60, तो 60 साल के बाद मिलेगी। अगर सब्सक्राइब वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है तो जो उनके स्पाउस वगैरह होंगे उनको भी जो है इसका लाभ मिलेगा, वो 50% जो है पेंशन अवेल करेंगे एज अ फैमिली पेंशन, है ना, जो आपका फैमिली पेंशन है उसके तहत, मतलब परिवार पेंशन के अंतर्गत। और ये एप्लीकेबल होगा ओनली टू स्पाउस, है ना, ये कंडीशन है, ओनली टू स्पाउस। उसके बाद जो मैच्योरिटी इस स्कीम की किसी भी इंडिविजुअल के लिए, वो मंथली पेंशन जो है वो 3,000 है। यहाँ पर जो अमाउंट है वो हेल्प करेगा पेंशन होल्डर्स को टू एड देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। तो सीधी बात है, उनकी वित्तीय सहायता, वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। 3,000 पर मंथ है। यहाँ पर जो ये जो स्कीम है वो ट्रिब्यूट करता है उन वर्कर्स को जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्यरत है ना, हु कंट्रीब्यूट अराउंड 50% ऑफ द NGDP, मतलब जो हमारी देश की GDP है उसमें वो लगभग 50% कंट्रीब्यूट करते हैं, और उन्हीं लोगों को ये एड्रेस कर रही है, उन्हीं के लिए एक श्रद्धांजलि है, ऐसा बोला जा रहा है, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए। अब ये जो एप्लीकेंट्स होने चाहिए वो मतलब उनकी एज को डिफाइन किया गया, तो 18 से 40 साल उनकी एज होना चाहिए, ठीक है। और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 55 रुपए से लेकर 200 रुपए हो सकता है पर मंथ टिल दे अटेन द एज ऑफ 60, जब तक वो 60 साल के ना हो जाए। एक बार एप्लीकेंट ने अगर अटेन कर लिया 60 की एज, तो वो क्लेम कर सकता है अपने पेंशन अमाउंट को, और प्रति मंथ जो है, प्रति माह जो है फिक्स पेंशन अमाउंट उनको वहां पर मिलेगा, और उनके पेंशन जो खाता है उसमें उसको जमा किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया जा रहा है, तो ये सबसे पहले याद रखेगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए 18 से 40 साल के लोग जो है एलिजिबल है, और मंथली इनकम इससे 15,000 और उससे नीचे वालों को ये जो है अवेल होगी, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है कि असंगठित श्रमिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो मोस्टली जो इंगेज हैं वो होम बेस्ड वर्कर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, है ना, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो आप देखते हैं ना, मतलब रोड वगैरह में जो आपके ठेले वगैरह लगाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। मिड डे मील वर्कर्स हैं, हेड लोडर्स हैं, ब्रिक जो किल्न वर्कर्स हैं, आपके कॉबलर्स हैं, रैक पिकर्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, वॉशरमैन हैं, रिक्शा पुलर्स, लैंडलेस लेबरर्स, ओन अकाउंट वर्कर्स, एग्रीकल्चरल वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, बीडी वर्कर्स, हैंडलूम वर्कर्स, लेदर वर्क जो आपके वर्कर्स है, ऑडियो विजुअल वर्कर्स है, और वर्कर्स इन सिमिलर अदर जो आपके ऑक्यूपेशन है। इनको रटना नहीं, बस क्षेत्रक देख जाइएगा आप लोग। इसमें अप्रोक्सीमेटली 42 करोड़ जो हैं ऐसे असंगठित कामगार शामिल हैं, ये डेटा हम अपने पास रख सकते हैं, लगभग में बताया जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो रिलेटेड है, जो नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल भी है आज के इसका, इसके बाद आज के न्यूज का, इसके बाद हम यहाँ पर MCQs को देखेंगे। जो लास्ट वन है आपका साइंस टेक से रिलेटेड है, नासा की जो न्यू कम्युनिकेशन सिस्टम है LCRD,
तो यहाँ पर देखिए कि अभी दिसंबर 7 को नासा ने लॉन्च किया अपना नया LCRD, जिसको लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन बोला जा रहा है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है आपका, और ये एजेंसी का फर्स्ट एवर लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम है। लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। और इसको जो लॉन्च किया गया है, ये हमेशा नाम भी सुनते होंगे आप लोग, केप कैनावेरल जो स्पेस फोर्स स्टेशन है फ्लोरिडा का, वहां से। अब ये तो कंटेक्स्ट हो गया, अब उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये याद रखिएगा, ये ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। ये हेल्प करेगा आपको एजेंसी को टेस्ट करने में ऑप्टिकल कम्युनिकेशन को स्पेस में, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अभी जो अद्यतन संदर्भ में देखें तो नासा का जो स्पेस क्राफ्ट है वो यूज करता है आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा है। इसके संदर्भ में बात करें, रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन टू सेंड डेटा को सेंड करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन को यूज करेगा। वहां पर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की बात है जो हेल्प करेगा, जो इंक्रीज करेगा उनके बैंडविड्थ में 10 to 100 टाइम्स मोर देन रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम। मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम से ज्यादा ये आपका क्या होगा, मतलब उससे ज्यादा, ये एक तरीके से उससे भी ज्यादा आयाम में होगा, 10 to 100 टाइम्स उससे ज्यादा होगा, बैंडविड्थ के संदर्भ में बात कर रहे हैं। इसके बाद LCRD जो है उसमें दो आपके ऑप्टिकल टर्मिनल है। एक तो आपका रिसीव करेगा डेटा को, ठीक है ना, कहां से, जो यूजर स्पेसक्राफ्ट है, और जो दूसरा उसका संदर्भ है वो ट्रांसमिट करेगा डेटा को टू ग्राउंड स्टेशन। मतलब एक रिसीव कर रहा है और एक उसको ट्रांसमिट कर रहा है। ये नॉर्मल सी चीज है, इसको याद नहीं करना। इसमें जो मॉडेम होगा वो ट्रांसलेट करेगा जो भी आपका डिजिटल डेटा होगा, उसको डिजिटल डेटा को किस में ट्रांसलेट करेगा, अनुवादित करेगा लेजर सिग्नल्स में। दिस विल देन बी ट्रांसमिटेड वाया इनकोडेड बीम्स ऑफ लाइट। तो ये इनकोडेड बीम के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा, प्रकाश का इनकोडेड बीम होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्टिकल की पहले ही बात आ गई। और ये जो कैपेबिलिटीज है वो आपके जो LCRD है उसको बनाएगा क्या, नासा का फर्स्ट टू वे एंड टू एंड ऑप्टिकल रिले, द एजेंसी सेड इन अ रिलीज। तो सीधी बात है, ये क्षमताएं जो है LCRD नासा की पहली फर्स्ट है जो टू वे होगी, एंड टू एंड ऑप्टिकल जो रिले से संदर्भित होगी, वैसे कम्युनिकेशन को सुनिश्चित करेगा। अब लेजर VS रेडियो के बारे में यहां पर बनाया जा रहा है। तो ये जो है प्रकाश की जो विभिन्न आपकी डिफरेंट वेवलेंथ है उसको यूज करेगा। लेजर यूजेस इंफ्रारेड लाइट एंड हैज अ शॉर्टर वेवलेंथ देन रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स के कंपैरिजन में जो इसका वेवलेंथ होता है वो कम होता है, अपने स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा। दिस विल हेल्प द ट्रांसमिशन ऑफ मोर डेटा इन अ शॉर्ट टाइम। तो शॉर्ट टाइम में ये ज्यादा से ज्यादा डेटा को ट्रांसमिट करेगा वहां पर। और यहां पर नासा ये भी बता रहा है कि इट वुड टेक रफली 9 weeks to transmit a complete map of Mars back to Earth with current radio frequency system. With lasers, we can accelerate that to about 9 days. तो सीधी बात है, अभी जो है 9 सप्ताह लगता है रेडियो वेव्स के माध्यम से, जो हम उसका रोड मैप देखते हैं, है ना। तो उसमें फ्रीक्वेंसी टाइमिंग बता रहा है। तो इसको जब लेजर के माध्यम से करेंगे तो ये लगभग 9 दिन जल्दी भेज सकते हैं हम लोग, है ना, इतना टाइम रिड्यूस हो जाएगा। इंफ्रारेड जो लेजर है उसका यूज करते हैं LCRD में, विल सेंड डेटा टू अर्थ एट 1.2 गीगाबिट्स पर सेकेंड। इस स्पीड की बात कर रहे हैं, देखिए कितना फास्टर हो जाएगा, कितना तीव्र हो जाएगा। इट विल टेक लेस देन अ मिनट टू डाउनलोड अ मूवी, है ना। मूवी को डाउनलोड करने में भी बहुत कम समय लगेगा। तो वहां पर जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसके अन्य लाभ जो बताए जा रहे हैं वो ये है कि रेडियो जो इक्विपमेंट्स होते थे उसके कंपैरिजन में ये आपके कम एनर्जी की आवश्यकता होती है इनको रन करने के लिए, ठीक है ना। और वजन में भी आपका कम होता है। स्मॉलर साइज जो होता है इसका मतलब यह है कि मींस मोर रूम्स फॉर साइंस इंस्ट्रूमेंट्स, वहां पर ज्यादा रूम्स मिल जाएंगे जो भी आपके साइंस टेक से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है। उसका वेट अगर कम होगा इसका मतलब यह है कि लेस एक्सपेंसिव भी होगा लॉन्च करने में, क्योंकि वेट कम है। लेस पावर मींस लेस ड्रेन ऑन द स्पेसक्राफ्ट्स बैटरीज, बिल्कुल ठीक बात है। विद ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सप्लीमेंटिंग रेडियो मिशन विल हैव अनपैरेलल्ड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज, ये भी एजेंसी ने बोला है। नॉर्मल सी चीज है, कंटेक्चुअल चीज है, इसको कंटेक्चुअल ही आयाम में हमको रेडी करना है। साइंस टेक वाला पार्ट बिल्कुल कंटेक्चुअल चीजें पूछी जाती है। नासा के बारे में बताया जा रहा है कि भैया हेडक्वार्टर क्या है, तो आपका हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC है। फाउंडर जो है ड्वाइट जो आपके D एशेनहावर है, और इसको 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना की गई थी US में। और एडमिनिस्टर्ड किसके द्वारा है, तो स्टीव जो आपके जर सिग लिखा गया है, बिल नेल्सन जो है उनके द्वारा। तो ये देख जाइएगा, बहुत कॉन्टेक्चुअल पार्ट है। अब इसका यूज कहां पर किया जाएगा, तो इसका जो यूज किया जाएगा, जो अमेरिका का रक्षा विभाग है उसके अंतरिक्ष परीक्षण कार्यक्रम जो है सैटेलाइट 6, उस पर जो है इसको होस्ट किया गया। इसके बाद ये जो है आपका जियो सिंक्रोनाइज, जो आपका जियो सिंक्रोनस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जियो सिंक्रोनस। अच्छा ये बताइएगा सन सिंक्रोनस और जियो सिंक्रोनस में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बेसिक सी चीज है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, जो आपका 35,000 अबव है, कहां से, अर्थ से।
इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि पहले जो 2 वर्ष है उसमें एलसीआरडी विल टेस्ट इट्स कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज, तो अपनी कम्युनिकेशन क्षमताओं को वो टेस्ट करेगा। इट विल बी कंट्रोल्ड किसके द्वारा? बाय इंजीनियर्स एट द एलसीआरडी मिशंस ग्राउंड स्टेशन जो है आपके कैलिफोर्निया में और हवाई में। ये टीम जो है आपकी सेंड करेगी टेस्ट डेटा थ्रू रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स के द्वारा, एंड द एलसीआरडी विल गिव आउटपुट यूजिंग ऑप्टिकल सिग्नल। उसके बाद एलसीआरडी जो है यूज करेगा आउटपुट देने के लिए ऑप्टिकल सिग्नल्स को। नॉर्मल सी चीजें देख जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो एमसीक्यू से रिलेटेड है, और पहला जो आपका यहां पर एमसीक्यू है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट से रिलेटेड, बताना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला ये जो बीआईएस है, जब 1929-30 में पहली बार जो ग्रेट वर्ल्ड डिप्रेशन जिसको आप बोलते हैं उसके संदर्भ में फिर बैसल में जो है ऐसा जो है आपका संदर्भ बनाया जाता है, ठीक है ना, बीआईएस वगैरह। तो बीआईएस जो है 62 सदस्यीय केंद्रीय बैंकों के स्वामित्व वाला एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के साथ ही दुनिया भर के अन्य देशों को प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये है कि ये आपका क्या करता है? फॉस्टर करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को और सर्व करता है एज अ बैंक फॉर सेंट्रल बैंक्स। बिल्कुल ठीक है दूसरा स्टेटमेंट भी। तीसरा ये कि जो इसका हेडक्वार्टर है वो दिल्ली इंडिया में, बिल्कुल गलत है। ये बासेल में है, जो आपका कहां है? बासेल कहां है? स्विट्जरलैंड में है आपका, ठीक है। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर बासेल स्विट्जरलैंड में। बाकी ऊपर के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। इसका आंसर आपका ओनली 1 और 2 ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि जो आपका व्यायाम एक्यूवेरिन है उससे रिलेटेड है ना, एक्सरसाइज जो एक्यूवेरिन है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है, वो बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि हाल ही में 11th एडिशन जो है अभी आपका उसका संस्करण 11वां संस्करण स्टार्ट किया गया, जो भारत और मालदीव के बीच में जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है ना। कहां पर किया गया है? तो करदू जो आपका आइलैंड है मालदीव, वहां पर स्टार्ट किया गया। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि भारत और मालदीव के बीच में ये 2009 से मालदीव की भाषा में एक्यूवेरिन, यानी जो एक्यूवेरिन है उसका मीनिंग जो है फ्रेंड है या मित्र, इस अभ्यास का आयोजन 2009 से किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है दूसरा स्टेटमेंट भी। तीसरा ये कि ये फोकस कहां पे करेगा? तो फोकस करेगा ऑन इनहैंसिंग द इंटर ऑपरेटिबिलिटी बिटवीन द टू फोर्सेस फॉर कैरिंग आउट काउंटर इंसर्जेंसी। मतलब जो इंसर्जेंसी काउंटर इंसर्जेंसी उनके संदर्भ में, मतलब आतंकवाद से संदर्भित जो अभियान है ना, आतंकवाद विरोधी जो अभियान है वहां पर एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे, है ना। उसके अलावा यहां पर लिखा गया काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन अ सेमी अर्बन एनवायरमेंट अंडर द यूनाइटेड नेशन मैंडेट। तो जो भी यूएन के आपका मैंडेट है उसके संदर्भ में दोनों जो है एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे दोनों जगह, काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म के संदर्भ में। वैसे ऑपरेशंस में कहां पर? सेमी अर्बन जो आपका एनवायरमेंट है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, और जहां तीनों के तीनों यहां पर जो स्टेटमेंट दिए गए वो बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।